जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरबी सर में। और आज इस वीडियो में मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पोएम का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लाइन बाई लाइन डिस्कशन मिलने वाला है आपको। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जब वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमको भी हौसला बने कि हम वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पे, ये आसमां भी आएगा ज़मीं पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपका एक बहुत ही खूबसूरत कविता पोएम्स माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब हम लोग सब जानते हैं, ग्रैंड मदर्स का मतलब होता है दादी माँ, ग्रैंड्स मदर का मतलब क्या होता है, दादी माँ। अब इस पोएम में हम लोग को क्या दिखाया गया है, ये पोएम में दो चीज़ को दिखाया गया है, एक उदासी को और दुख को। चूँकि जो इन्होंने अपने दादी माँ के घर में बचपन के जो दिन गुजारे थे कमला दास, और इसका एक आप बहुत बढ़िया चीज़ याद रखेंगे क्या है, एक किस प्रकार का पोएम है। पोएम तो है लेकिन पोएम का प्रकार हम लोग को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तो यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। दो प्रकार का वर्ड होता है, एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद का लिखा हुआ, जिसको आत्मकथा बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। और एक हो जाएगा बायोग्राफी, जिसको जीवनी कहते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, कोई मानव की ऐसा कहानी जो वो खुद लिखा है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय अनदर, एक मानव का ऐसा कहानी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया है उसे जीवनी कहते हैं। जैसे हम लोग गांधी जी का आत्मकथा नहीं लिख सकते, हम लोग गांधी जी का जीवनी लिखेंगे। क्योंकि आत्मकथा का मतलब हो गया कि उसके साथ ज़िंदगी में क्या घटित हुआ, आत्मा के में उसका क्या चला। तो हम किसी की आत्मा के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो यह जो पोएम है यह किस प्रकार का पोएम है, तो यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यह किस प्रकार का पोएम है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि ये किस प्रकार का पोएम है, तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल कहने का मतलब हो गया आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफिकल कहने का मतलब क्या हो गया, आत्मकथात्मक है। जो मतलब ये अपने जो इनके आत्मा पे गुजरा है उसको एक कविता के माध्यम से क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो कवि लोग का काम ही है कि वो अपने आत्मा के बात को कविता के माध्यम से लोगों को साथ क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, जोड़ते हैं। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ की घर, मेरी दादी माँ की घर। इसमें कवि हैं जो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और अब युवा हो गए हैं, इनकी शादी हो जाती है और ये अपने ससुराल चले जाते हैं। तो इनकी सारे वो दिन याद आते हैं और उस याद आए हुए दिनों को पोएम के माध्यम से इन्होंने वर्णन किया है। तो सबसे पहले इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि कमला दास कौन थे, क्या थे। तो कमला दास एक जान लेंगे कि इंडियन पोइट्स थे, मतलब कवित्री, एक लड़की का नाम है, एक महिला है और एक भारतीय कवित्री हैं। कमला दास का जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को। कमला दास का जन्म, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर क्या थे, कवि थे और छोटे कहानीकार थे, छोटे छोटे कहानी लिखते थे। हैज़ अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ, और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया लिटरेचर के रूप में, दो लिटरेचर के रूप में। एक हो गया अंग्रेजी, इन्होंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों ही साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान पाई। मतलब रिस्पेक्टेबल प्लेस मतलब एक सम्मानजनक इनका पद था, सम्मानजनक इन्होंने स्थान पाई, एक कवि के रूप में और एक लेखक के रूप में। हर ऑटोबायोग्राफी, इनका जो एक ऑटोबायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी अभी बताए, आत्मकथा, पब्लिश्ड इन 1976 में पब्लिश्ड हुआ। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टीर, क्रिएटेड क्वाइट ए स्टीर का मतलब हो गया तहलका मचा देना। तो इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जो पब्लिश हुआ 1976 में, प्रकाशित हुआ। आत्मकथा ने हलचल पैदा कर दिया था, लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इन 1984
फिर देखेंगे 1984 में सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 1984 में इनको नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नाम चुना गया था। हालांकि नोबेल पुरस्कार मिला नहीं, लेकिन पहले शॉर्टलिस्ट जरूर इनका नाम हुआ था, और वो किस चीज़ के लिए हुआ था? लिटरेचर के लिए हुआ था। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इनका स्थान क्या था, एक कवि के रूप में और एक लेखक के रूप में, जिनको यहाँ तक पहुँचने को मौका मिला कि उनका नाम कम से कम आया कहाँ पे? नोबेल पुरस्कार में इनका नाम दर्ज किया गया। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में था। इनको दो लिटरेचर इनको पता था, एक लिटरेचर मलयालम और दूसरा लिटरेचर इनको इंग्लिश, और पहला इंग्लिश और दूसरा मलयालम। तो इनके कुछ अंग्रेजी में जो वर्स लिखे गए हैं, कुछ वॉल्यूम्स हैं, जैसे समर इन कोलकाता 1963 में। फिर दूसरा क्या है आपका है साइरन्स 1964 में, द डिकेंस 1967 में, द ओल्ड प्लेज हाउस एंड द पोएम्स ये 1973 में, द एनमोहल पोएम्स 1985 में, और ओनली सेंट्स नोज हाउ टू सिंग, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। ये सब इनका महत्वपूर्ण वर्क है जो हम लोग को याद रखना है। एस अल्लाह जो पर इनका हुआ था वो 2001 में पब्लिश हुआ था। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। अब कमला दास का जो पोएट्री था, जो कविता लिखते थे, उनका थीम क्या था? हर कवि का अपना अपना एक थीम होता है। कोई मतलब थीम लिखेंगे, कोई नेचर पे उनका होगा, कोई लिखेंगे अपने लोनली हट के लिए। तो इनका जो थीम था, पोएम का मुख्य जो इनका भाग रहता था, मुख्य अंश लिखता था, वो था क्या? प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव फॉर ए लोनली हार्ट। और जो शुरुआती दौर में, और मुख्य रूप से अगर इनकी बात करें कविता की, नहीं तो इनकी कविता की अगर हम प्रारंभिक रूप से बात करते हैं तो इनका जो कविता था, कमला दास की जो कविता था संग्रह, जो प्रारंभिक रूप से अपनी लिखावट के लिए, किसके लिए? प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल, अपना मतलब आत्मकथात्मक होता था। और इनकी जो पोएम था उसमें ये चीज़ दिखता था, लव फॉर ए लोनली हार्ट, एक मतलब अकेलेपन, दिल में प्यार को पनपना, ये सारे चीज़ उनके पोएम में देखने को मिलता था। मतलब इनकी जो पोएम का जो मुख्य विषय रहता था वो क्या था? निर्जन दिल को प्यार देता था। मतलब निर्जन, लोनली मतलब अकेला, और क्या रहता था? आत्मकथात्मक रहता था। मतलब जो इनके आत्मा पर घटित हुआ उसी पे लिखते थे। ऐसा ना कि इमेजिनरी लिखते थे, काल्पनिक लिखते थे। बहुत सारा पोएम होता है जो इमेजिनरी होता है, जिसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी पोएम में आत्मकथात्मक रहता था, और एक क्या रहता था? निर्जन दिल, अकेलेपन दिल को प्यार देता था। यहाँ तक हो गया। लोनली हार्ट मतलब, लोनली का मतलब अकेलापन, हर्ट का मतलब आत्मा, दिल, और लव का मतलब प्यार। थीम का मतलब क्या हो जाएगा? बातचीत का मुख्य विषय किसी चीज़ का। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर ससिएट्स। कह रहे हैं कि इनका जो पोएम होता था, सेसिएट मतलब होता था पूरा करना। एक यहाँ पे वर्ड क्या है? सेसिएट, यह देखिए पूरा करना। तो इनका लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, जो इनके जो पोएम्स होते थे, नेवर, पैशन का मतलब क्या होता है? भावना। पैशन का मतलब क्या होता है? चाहत, भावना। बोलते थे कि ऐसा लव, प्यार, विथ नेवर एंडिंग पैशन, जिसका कभी मतलब भाव जो था वो ख़त्म नहीं होता था। लस्ट ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर ससिएटेड। अब लस्ट का मतलब क्या होता है? लस्ट का मतलब होता है कामुकता, मतलब सेक्स करने की इच्छा। ग्रीड का मतलब होता है लालच, और हंगर का मतलब होता है भूख। लस्ट, पैशन का मतलब होता है भावना, पैशन का मतलब होता है चाहत, लस्ट का मतलब होता है कामुकता, सेक्स करने की चाहत, ग्रीड का मतलब होता है लालच, हंगर का मतलब होता है भूख, नेवर मतलब कभी नहीं, और फिर आपको मिल जाएगा सेसिएट का मतलब होता है पूरा करना। सेसिएट का मतलब क्या होता है? पूरा करना।
तो इनकी जो पोएम होता था उसमें कभी ना समाप्त होने वाली चाहत होती थी, कामुकता होती थी। कभी ना समाप्त होने वाली चाहत या कामुकता होती थी। मतलब इनको पोएम पढ़ते थे तो हमको कभी ऐसा होता ही नहीं था कि हम नहीं पढ़े। मतलब हमें हमेशा क्या रहता था, कामुकता रहता था। मतलब कामुकता मतलब किसी काम को करने की इच्छा बार बार करना, अर्थात लालच तथा भूख के साथ साथ प्यार जिसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। लालच तथा भूख के साथ प्यार जिसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। और शी इज़ नोन फॉर हर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन राइटिंग्स। और इनको जाना जाता था, इनके जो लेखक होते थे उनमें यौन रोमांच होता था। जैसे कोई आदमी है जो यौन रोमांच के प्रति आकर्षक होता है, अपोजिट जो मेल और फीमेल अपोजिट सेक्स डायरेक्शन में, तो बोल रहे हैं कि इनके जो पोएम्स जो होता था नोन जाना जाता था फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स। उनके जो कार्य होते थे उनमें यौन की तरह रोमांच होता था। मतलब जैसे कोई आदमी है ना कि कैसे यौन क्रिया करने के लिए रोमांचित होता है, सेक्स करने के लिए रोमांचित होता है, इस प्रकार से इनकी कविता को पढ़ने के लिए वे लोग क्या रहते थे, रोमांचित रहते थे। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। और उनके अनुसार प्यार शायद ही कभी संभोग तथा कामुकता से दूर रहता था। यानी अगर प्यार की बात करें तो कभी कह रहे हैं प्यार शायद ही, फॉर हर लव हार्डली गोज एवर बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। लस्ट का मतलब कामुकता, सेक्स करने की इच्छा। तो कभी कहते हैं कि कोई भी प्यार है वो शायद ही उसमें कामुकता नहीं होगा, उसको बार बार करने की इच्छा नहीं होगा। ठीक उसी तरह से, और थोड़ा सा देख लीजिए, आगे बढ़ा लेते हैं। विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नौसिया। और जिसे कामुकता की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो अंत में वो कहाँ तक पहुँच जाता है, एक अनिच्छा के बिंदु तक पहुँच जाता है। यानी कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत इच्छा है, लेकिन वो काम तो एक बार तो क्या हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा। ये कभी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो सेक्स मतलब एक कामुकता के साथ क्या होता है, उजागर होता है, और फिर जाकर वो एक अनिच्छा पर क्या हो जाता है, ख़त्म होता है कि अब नहीं होना। मतलब किसी काम को करने के लिए हम बहुत ज़्यादा इच्छुक भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस काम को हम करते करते अनिच्छा में पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी यहाँ पे लस्ट को क्यों ले रहे हैं, लस्ट को इसलिए ले रहे हैं कि वो बोलते हैं कि उनकी जो पोएम कोई अगर पढ़ता था या कोई भी काम करने का बात रहता था तो बोलते हैं ये उसी तरह से होता था जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, कामुकता की उसकी प्रक्रिया है, करता है, फिर वो अनिच्छा पर जाता है और फिर बार बार वो जागरूक होता है, बार बार वो होता है। ठीक उसी तरह से इनकी पोएम्स में देखने को मिलता था। तो कह रहे हैं कि विच एवर रीचेज द पॉइंट ऑफ नसिया, तो जो कहाँ पहुँच जाता था, एक अनिच्छा के बिंदु तक पहुँच जाता था, फिर भी वहाँ से क्या करता था, नए मानसिक बल के साथ बार बार पुनः जन्म लेता है। एंड रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विगर। विगर का मतलब होता है मानसिक शक्ति या ऊर्जावान। तो बोलते हैं कि यह तो उसी तरह है जैसे कोई सेक्स करता है, फिर अनिच्छा होता है, फिर उसमें सेक्स करने की बार बार की इच्छा होती है। कमला दास रिवेल्स अ कमेंडेबल मिस्ट्री ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। और कमला दास ने फ्रेज को धुरंधरता को प्रकट करती हैं। कमला दास फ्रेज की धुरंधरता को प्रकट करते हैं। मतलब इनमें जो रिवेल्स है कमेंडेबल मैस्ट्री ओवर फ्रेज, इनको फ्रेज पर बहुत ज़्यादा क्या है, पकड़ है तथा ताल को नियंत्रित रखती है। कंट्रोल ओवर रिदम, ताल, लय, धुन, ये सब। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड। और इनके पोएम में जो वर्ड्स होते हैं अक्सर क्या किए हुए रहते हैं, पेंटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया हुआ रहता है। एंड द रिदम इज़ मार्वेलस एलमोस्ट एलाइव, फेवरसली एलाइव। और जो इनमें ताल होता है अद्भुत होता है। मार्वेलस का मतलब क्या होता है, अद्भुत रूप से क्या रहती है, जिंदा रहती है। तो कवि इसमें वो एक कवि का परिचय हो गया। अब हम लोग इनके चलते हैं पोएम्स की ओर कि क्या ये कह रहे हैं। पोएम्स को देखेंगे, समझेंगे पोएम्स में क्या है। फर्स्ट लाइन्स जो आपका पोएम है, देयर इज ए हाउस। अब इस पोएम के जो फर्स्ट लाइन है उसी से हम लोग को मतलब ये प्रतीत हो रहा है कि ये पोएम किस चीज़ की ओर जा रहा है, इसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो वो अपनी
दादी माँ के साथ बिताए हुए वो छोटे बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं और याद करके पोएम लिख रहे हैं। अब वो बड़ा हो चुके हैं और वो अपने ससुराल में जाकर रह रही हैं। ये परिस्थिति किस प्रकार से चेंज हुआ, ये सारे चीज़ें वो अपने पोएम के माध्यम से प्रकट करते हैं। कहते हैं, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट मोमेंट डाइड। बोलते हैं कि अब वो घर हमसे काफ़ी दूर है। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे, अब वो घर हमसे काफ़ी दूर है। कौन वाला घर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग सोचिए। तो वो किस घर की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी दादी माँ के घर कि दादी माँ के घर अब तो हमसे क्या हो गया है, दूर हो गया है। क्यों दूर हो गया है कि जब कभी को शादी हो गया, वो अपने ससुराल में रह रही हैं, तो उनका दादी माँ का घर तो दूर होगा ही। और कहते हैं कि वो घर जहाँ पे कभी हमको क्या मिलता था, रिसीव्ड लव, प्यार मिलता था, दैट वोमन डाइड, वह महिला मर चुकी है। और वह महिला यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, वो अपनी दादी माँ को बोल रहे हैं कि वो घर तो हमसे काफ़ी दूर हो चुका है, मेरी दादी माँ का देहांत हो चुका है, और वह घर जहाँ हमको बहुत सारा प्यार मिलता था, मतलब किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं, बिंदास, सब लोग दुलार प्यार जो मांगते थे वो मिलता था। लेकिन वो दिन कहीं नहीं है, वो दिन क्या हो गया, बदल गया। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और मानो कि दादी माँ की देहांत होने के बाद घर में मातम छा गया, सन्नाटा हो गया। मतलब पहले वो घर था जो खुशी था पूर्वक, वहाँ लोग रहते थे, उसको सिंबल ऑफ लव बोल रहे थे। अब लेकिन वो घर क्या हो गया, बदल गया। वह औरत तो मर गई, और वो औरत किसको बोल रहे हैं, अपनी दादी माँ को। वह घर शांत आवाज़ में बंद हो गई। वह घर किस में बंद हो गई, शांत आवाज़ में बंद हो गई। और स्नेक्स मूव्ड, और मानो कि सांप चलने लगा है। स्नेक मूव कहने का मतलब हो गया सांप चलने लगा, सांप रेंगने लगा। मतलब कभी को उस घर में या उस घर में अब उस प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं बचा। मतलब अब वो घर साइलेंस में तब्दील हो गया है। अब उस घर में मानो कि सांप रेंगता है। नहीं बोलता है कि घर में लगता है कुत्ता बिलाई रोता है, कोई नहीं रहेगा तो क्या कहेगा लोग, या रहते भी हैं अगर उस प्रकार के घर का माहौल बना देते हैं, मतलब तो लोग को आता है कि घर है, एकदम लग रहा है कि कुत्ता बिलाई का घर है, कुत्ता बिलाई रोता है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि सांप मानो घूमता है। और बहुत बढ़िया पोएम है, इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब होता है आत्मकथात्मक, जो रियल से जुड़ा रहता है। अब देखेंगे आगे। एमंग बुक्स, और उस आई वाज देन टू यंग, और बोलते हैं कि वो सांप मानो किताब के, और बोलते हैं कि एमंग बुक्स आई वाज देन टू यंग। और पहला तो बोले कि सांप घूमता है घर में, इधर उधर किताब भी है बहुत सारी दादी माँ का, लेकिन उस समय बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, उस किताब को ये नहीं पढ़ सकती है दादी माँ के किताब को। और मानो कि वो किताब के इर्द गिर्द क्या घूमता है, सर्प घूमता है। टू रीड, उस किताब को पढ़ने के लिए मैं बहुत छोटी थी। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, मून का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा शांति का प्रतीक है। और क्या बोलते हैं कभी कि मानो कि मैं बिल्कुल छोटी थी और जब पढ़ने के लिए, और मेरा खून मानो चांद की तरह ठंडा पड़ जाता है। मतलब जो हम में चंचलता थी, ऐसे भी घर में अगर बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी आदमी मारेंगे तो छोटा बच्चा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो दुनियादारी को नहीं समझता। उसको लगता है कि कैसे ऐसे हो गया कि मर गए। उसको ये नहीं पता है कि सबको मरना है। दादा बूढ़ा हो गए तो मर गए, या नानी बूढ़ा हो गए थे, या नाना बूढ़ा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो दुनिया को जानता नहीं। तो बोलते हैं कि उस समय मेरा चंद्रमा की तरह खून मारो क्या हो गया, शांत पड़ गया, मतलब हम इनएक्टिव हो गए। और हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। पीर का मतलब होता है ताक झांक करना, लुक छिप कर देखना। ये वर्ड देखेंगे, पीर का मतलब क्या होता है, ताक झांक करना, लुक छिप कर देखना। कहते हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं बहुत बार सोचा वहाँ जाने का, नहीं बहुत बार मैं वहाँ जाने के बारे में सोचती हूँ कि चलें, लेकिन अब कैसे हो सकता है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं फिर से चाहता हूँ कि वो बचपन की अवस्था आ जाए, ये भी चाहता हूँ कि हमारी दादी माँ जीवित हो जाए, लेकिन क्या ऐसा संभव है, नहीं है। बोलते मैं बहुत बार सोचती हूँ वहाँ जाने के लिए, बार बार सोचती हूँ। और क्या सोचती हूँ, देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, पीर का मतलब होता है ताकना, देखना। और
खिड़की की बंद आँखों से उस घर के देखने के लिए मैं बार बार वहाँ जाना चाहता हूँ। खिड़की की बंद आँखों से उस घर को देखने के लिए मैं बार बार वहाँ जाना चाहता हूँ। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और उस घर के देखने के लिए और गहरी निराशा में ये भी हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जाएं, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ से जो ठंडी ठंडी हवा निकलने की जो आवाज़ है वो मैं सुनूं। और वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, और इनकी इच्छा होती है कि उस घर में अंधेरा ही अंधेरा फैल गया है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमसे जितना संभव हो सके मुट्ठी में भरकर उस दुख को, उस अंधेरे को लाऊं और मैं उसे यहाँ पे लाकर रख दूं, ताकि उस घर में थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा अंधेरा क्या हो, कम हो। इनको ऐसी इच्छा हो रहा है कि उस घर में बहुत सारा अंधेरा छा गया है, मतलब घर पहले जैसा नहीं है, तो उस घर में एक हम क्या करें कि एक मुट्ठी अंधेरापन को लाएं और यहाँ लाने के लिए तथा उसे अपने बेड के दरवाजे के पीछे रख देंगे रहस्यमयी अंधेरी कुत्तों की तरह। डॉग लाइक ए ब्रूडिंग बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, हम अपने दरवाजे के पीछे रख देंगे लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। एक मतलब ब्रूडिंग डॉग का मतलब, कहने का मतलब हो गया बेचैन कुत्ता, जो इधर उधर क्या होता है उछल रहा है, उस दुख दर्द को हम भी ला कर यहाँ पे रख दे, जैसे एक ब्रूडिंग डॉग को हम लोग बांधे हुए रहते हैं। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो फिर ये, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, अपने आप से बोल रहे हैं तुम विश्वास नहीं कर सकते हो क्या मैं इस प्रकार के घर में रहती थी, बचपन में मेरा जो घर था इस प्रकार के था, नहीं वो घर नहीं स्वर्ग था, स्वर्ग जिस प्रकार हम रहते थे, हमारी दादी माँ रहती थी। बोलते कैन यू बिलीव, कैन यू दैट लिव्ड इन सच अ हाउस, was proud and loved I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love at least in a small changes। कहते हैं कि बाज प्राउड, तुमको विश्वास नहीं होगा कि मैं इस प्रकार के घर में रहा करता था, और गर्व और क्या था, रहती थी ऐसा घर जहाँ पे गर्व से थी मैं, और तथा उसे प्यार करती थी, उसे क्या करती थी, प्यार करती थी। लेकिन आज मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मैं विचलित हो चुका हूँ। आई हु हैव लॉस्ट, मैंने क्या कर दिया है, सब खो दिया है। मैं क्या खो दिया है, माई वे, अपना रास्ता, एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज। बोलते हैं कि सारा चीज़ बदल गया है। अब कह रहे हैं कि आई हु हैव लॉस्ट, मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ। आज स्थिति क्या है कि माई बे एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर, स्ट्रेंजर्स डोर का मतलब होता है अजनबी के दरवाजे पर, मतलब कवित्री कह रहे हैं कि हम यहाँ शादी होकर आए हैं तो एक अजनबी के दरवाजे पर आ रहे हैं और मुझे आज प्यार का भीख मांगना पड़ रहा है। जो प्यार मुझे फोकट में मिलता था दादी माँ से घर में जो रहते थे, और वो प्यार पाने के लिए हमको आज अजनबी के दरवाजे पर दर दर ठुकरा मतलब ठोकर खाना पड़ रहा है और प्यार भीख में मांगना पड़ रहा है। रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंजेस, और एक छोटा सा परिवर्तन, अपना रास्ता खो दिए हैं और अब अपरिचित के दरवाजे पर हम क्या कर रहे हैं, प्यार पाने के लिए भीख मांगती हूँ, कम से कम कुछ तो बदलाव हो। रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंजेस। और कहते हैं कभी इस लाइन्स में अपने वर्णन कर रहे हैं क्या कि एक छोटा सा परिवर्तन में, एक छोटा सा परिवर्तन क्या हो गया कि इनकी दादी माँ की देहांत हो गई और ये सारा इनका मतलब जीवन ही बदल जाता है। तो कभी एक अपने सौरों को, अपने दुख को और अपने उदासी को इस पोएम के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रकट किए हैं। तो आप इसके लाइन बाय लाइन समरी देखें। इसके अगले वीडियो में जब भी माय ग्रैंड मदर्स हाउस का हम लोग चर्चा करेंगे तो समरी करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में करने के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए, थैंक यू।